नमस्कार। न्यूज डंका में मैं महेश विचारे आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, 17 सितंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन। इस अवसर पर उनके प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जो उपलब्धियां, जो शानदार उपलब्धियां हैं, वो उन्होंने हासिल की हैं। और उसके वजह से आज हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में नरेंद्र मोदी जी का एक दबदबा बना है। एक तरीके से हम कहेंगे कि प्रभावशाली व्यक्तियों में उनकी गणना की जा रही है। तो आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम इंटरव्यू में इसी बारे में चर्चा करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ है जानी मानी लेखिका अंशु जोशी जी, जो कि हमारे साथ अनेक विषयों पर बोलती रहती हैं। महेश जी, आपको एवं न्यूज डंका की पूरी टीम को मेरा सादर नमस्कार। नमस्कार मैडम, और आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज डंका में। और विषय तो फिलहाल प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के मौके पर हम लोग जो उनकी उपलब्धियां उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन वैसे तो बहुत सारे निर्णय उन्होंने लिए ये 7 साल में प्रधानमंत्री होते हुए। तो इन सभी निर्णयों की तो चर्चा नहीं हो सकती, लेकिन कुछ ऐसे निर्णय हैं जो निश्चित तौर पे प्रभावी नेता जो है उसकी मिसाल देने वाले हैं। तो उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन इन जनरल आप क्या कहेंगी, नरेंद्र मोदी जी का जो प्रभाव आज पूरी दुनिया भर में दिखाई दे रहा है? और ऐसे नहीं है कि सिर्फ शुरुआती सालों में कुछ दिखाई दिया, पिछले 7 सालों में हर बार हमने देखा है कि प्रभावशाली नेता के तौर पे वो उभरे हैं। बिल्कुल महेश जी, सबसे पहले तो आज न्यूज डंका के माध्यम से मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन के अवसर पर अनेकानेक अनंत असीम अपार बधाइयां और शुभकामनाएं देना चाहती हूं। मैं चाहती हूं कि वे इसी तरह से यशस्वी होकर राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का परचम, भारतीयता का परचम लहराते रहें और उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करती हूँ। और यदि हम मोदी जी की बात करें तो निश्चित तौर पर विगत 7 वर्षों में उन्होंने कई ऐसी उपलब्धियां अपने व्यक्तित्व के बलबूते पर अर्जित की हैं जो कई वर्षों से हम कहीं ना कहीं देखते चले आ रहे थे एक समस्या के रूप में, और उन्हें उपलब्धियों के रूप में मोदी जी ने बदला है। तो आप यदि देखें तो देश के अंदर, देश के बाहर आज न सिर्फ देश की इमेज एक बहुत मजबूत राष्ट्र के रूप में उभरी है, आज हम आत्मनिर्भर भारत, विश्व गुरु भारत बनने की बात कर रहे हैं। आज हम ऐसे राष्ट्र के रूप में उभरे हैं जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक यदि दिशा की ओर देखें, राजनीतिक दिशा की ओर देखें, सामाजिक दिशा की ओर देखें, पर्यावरण की दृष्टि से देखें, प्रगति कर रहा है। पर आतंकवाद को हमने मुंह तोड़ जवाब दिया है। यदि संक्षेप में उनकी उपलब्धियों को गिनाने बैठूं और जो मुझे बहुत प्रमुखतम उपलब्धियां लगती हैं, तो सबसे पहला जो उनका कार्य आतंकवाद को जड़ से उखाड़ने की दिशा में इतने वर्षों में हुआ है, इस पर हमें जरूर ध्यान देना चाहिए। देखिए, 2016 में पाकिस्तान के आतंकी अड्डे पर भारत ने जिस प्रकार से सर्जिकल स्ट्राइक की, निश्चित तौर पर पूरे विश्व के सामने मोदी जी ने कहीं ना कहीं हमारी विदेश नीति का एक बदला हुआ स्वरूप सामने रखा कि भैया अब हम आतंक को बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी भी कीमत पे नहीं करेंगे। और फिर 2019 में बालाकोट में एयर स्ट्राइक करके हमने एक बार फिर आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की अपनी नीति का संदेश आतंकियों को और आतंकवाद को पनाह देने वाले देशों को दिया। इसी प्रकार से चीन ने जब गलवान घाटी पर हमला किया तो इसका भी मुंह तोड़ जवाब मोदी जी के नेतृत्व में हमारे देश ने दुश्मनों को दिया। जम्मू कश्मीर में यदि आप देखें तो हमने 70 सालों तक कहीं ना कहीं धारा 370 को बर्दाश्त किया, लेकिन मोदी सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए अनुच्छेद 370 से न सिर्फ जम्मू कश्मीर को, पूरे देश को आजाद किया। और इसके साथ ही पूरे देश में वो कानून लागू हुए, जम्मू कश्मीर में वो कानून लागू हुए जिन्हें 70 साल तक हम लागू नहीं कर पाए थे। वहां अब सरकारी दफ्तरों पर जाकर तिरंगा हम लहरा पा रहे हैं। फिर नागरिकता की दृष्टि से हमने बहुत बड़ा परिवर्तन होते हुए देखा। हमने एक बहुत बड़ा निर्णय मोदी सरकार को लेते हुए देखा। तो
संसद में नागरिकता संशोधन बिल मोदी जी के नेतृत्व में पेश किया गया, जो अब कानून बन चुका है। और नागरिकता संशोधन कानून के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यकों को भारत में नागरिकता का अधिकार मिल गया। और आज अफगानिस्तान में तालिबान जो कुछ भी कर रहा है, अब जब उस परिप्रेक्ष्य से हम देखते हैं तो हमें कहीं ना कहीं इसका महत्व अपने सामने नजर आता है। देश के अंदर देखें तो अयोध्या में श्री राम के भव्य निर्माण की कहीं ना कहीं शुरुआत मोदी जी के नेतृत्व में हमें होती हुई नजर आती है, जिसका इंतजार बरसों बरस से भारतीय जनता कर रही थी। 3 तलाक का खेल उन्होंने खत्म किया और महिलाओं को एक बहुत बड़ी राहत दी, क्योंकि 3 तलाक के माध्यम से कहीं ना कहीं मुस्लिम महिलाएं एक काली प्रथा की शेडो में जी रही थी, और ये उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक का। और वहीं स्वच्छता की अलख देश में जगाते हुए उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की, जो अपने आप में ऐतिहासिक है, और इसका परिवर्तन पूरे देश पर होता हुआ हमें नजर आता है। आप एक छोटे से गांव से दिल्ली तक देख लीजिए, स्वच्छ भारत अभियान को बहुत बड़ी सफलता मिली है, और जिसका कहीं ना कहीं श्रेय माननीय मोदी जी को जाता है। इसके अलावा कहने को बहुत कुछ है महेश जी। राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, हर मुद्दे पर, हर क्षेत्र में मोदी जी ने एक बड़ी उपलब्धि से इस देश को कहीं ना कहीं सुशोभित किया है। निश्चित तौर पे उनके जो आपने अभी जानकारी दी, वो सभी योजनाएं हो या जो उनकी पॉलिसीज है, वो अभी आज सराही जा रही है पूरी दुनिया में। एक तो ये भी दिखाई देता है कि जिस तरह से उनकी परराष्ट्र नीति है उसकी भी सराहना हो रही है, लेकिन कहीं पे कुछ ऐसे देश भी हैं जो एक तरह से षड्यंत्र रचते हुए प्रधानमंत्री की जो इमेज है वो खराब करने की कोशिश बार बार कर रहे हैं, चाहे वो मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं या कुछ आंदोलन के माध्यम से कर रहे हैं, लेकिन उनको भी प्रधानमंत्री जी ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। उसके बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल महेश जी, और ये कहीं ना कहीं मैंने मोदी जी से ही सीखा है कि दूसरों की लकीर को छोटा करने में अपना वक्त जाया करने की बजाय हमें अपनी लकीर को लंबा करने के दिशा में प्रयास करने चाहिए, और ये प्रयास मैं मोदी जी को निरंतर करते हुए देखती हूँ। आज भारत की छवि वैश्विक पटल पर जब मैं अंतरराष्ट्रीय राजनीति की एक शिक्षिका के रूप में, एक प्राध्यापिका के रूप में देखती हूँ, तो मुझे बहुत गौरव की, बहुत गर्व की अनुभूति होती है, क्योंकि पिछले 70 साल से जिस प्रकार की विदेश नीति और दूसरे राष्ट्रों के साथ अपने संबंधों की नीति चली आ रही थी, उसमें एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन मोदी जी के पंत प्रधान बनने के बाद हुआ है। और मैंने आपसे पहले भी इस संबंध में चर्चा की थी कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति और संबंधों की दिशा में किसी भी राष्ट्र की शक्ति और उसका स्थान, उसकी आर्थिक, उसकी सैन्य, राजनीतिक और सामाजिक स्थिति के अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु से निर्धारित होती है उसके शासक या उसके नेता का या उसके पंत प्रधान का स्वभाव। किसी भी राष्ट्र के साथ संबंध किस दिशा में ले जाने हैं, कहां तक ले जाने हैं, अंतरराष्ट्रीय पटल पर अपने राष्ट्र की छवि किस प्रकार से निर्मित करनी है, किन उद्देश्यों को लेकर के हमें आगे बढ़ना है, किन राष्ट्रों का हाथ थामना है, किनके साथ संबंध और बेहतर बनाने हैं, ये जो सारी चीजें हैं ये कहीं ना कहीं हर देश के शासक के स्वभाव पर निर्भर करती है। और मुझे बहुत बताते हुए गर्व की अनुभूति होती है कि जब मैं अंतरराष्ट्रीय राजनीति एक विषय की दृष्टि से या जो कुछ भी हमारे आसपास परिवर्तन हो रहे हैं उस दृष्टि से देखती हूं, तो मोदी जी ने इस दिशा में कमाल किया है। चाहे द्विपक्षीय संबंध हो या बहुपक्षीय संबंध हो, अंतरराष्ट्रीय संबंधों की दिशा में उनके नेतृत्व में भारत एक नया अध्याय स्वर्णिम अक्षरों से लिख रहा है, जहां हम कहीं ना कहीं वैश्विक समस्याओं जैसे कि आतंकवाद या जैसे कि पर्यावरण से संबंधित समस्याओं से बहुत अच्छी तरह से सामना कर रहे हैं, सभी को साथ लेकर, वहीं अपने द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने पर भी ध्यान दे रहे हैं। और इससे संबंधित कई उपलब्धियां मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने अर्जित की हैं। देखिए, जब
हम कोविड के खतरे से जूझ रहे थे, पूरा विश्व जूझ रहा था, चीन अपनी हरकतों से बाज न आते हुए कहीं ना कहीं हमारे सामने बार बार अपना खतरा स्पष्ट रूप से लेकर के आ रहा था। लेकिन इसे मुंह तोड़ जवाब मोदी जी के नेतृत्व में क्वाड यानी कि क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग के माध्यम से भारत ने चीन के विस्तारवादी षड्यंत्रों को नाकाम करने का सफल प्रयास किया। आज भारत के साथ क्वाड के माध्यम से ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका जैसे शक्तिवान राष्ट्र खड़े हैं और ये कहीं ना कहीं मोदी जी के किए गए प्रयासों का ही फल है। फिर वैश्विक पटल पर आज जो हमारी छवि विकसित होते हुए दिखाई देती है और आज जो एक तीसरी दुनिया के देश से बदलकर हम तेजी से विकसित होते हुए देश के रूप में जो उभर पा रहे हैं, ये मानना होगा कि इसमें मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान है। देखिए, पहली बार जब उन्होंने सरकार बनाई थी और जब वे प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने विश्व राजनीति में भारत की छवि मजबूत करने के लिए और अपनी बातें विश्व मंच पर रखने के लिए एक बड़ी गतिशील त्वरित पहल की। वे फ्रांस गए, वहां उन्होंने सामरिक मुद्दों पर भारत और फ्रांस के बीच मजबूत संबंधों की बुनियाद रखी। ब्राजील गए तो वहां पर ठंडे पड़े संबंधों का एक नया गर्मजोशी से भरा अध्याय शुरू किया। उस अध्याय का कहीं ना कहीं हमने एक बहुत ही सुखद बिंदु देखा जब हमने अपने वैक्सीन ब्राजील को भेजे और वहां के प्रधान बोल्सोनारो ने मोदी जी को धन्यवाद करते हुए कहीं ना कहीं हमारी मोदी जी की हमारे देश की तुलना हनुमान जी द्वारा संजीवनी लाए जाने से की। तो कहीं ना कहीं वे न सिर्फ मन से हमसे जुड़े एक शासक के रूप में, एक देश के रूप में, वो कहीं ना कहीं हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है, हमारा जो गौरवपूर्ण अतीत है, उसके प्रति अपना सम्मान व्यक्त कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये एक सकारात्मक संबंधों की नई शुरुआत है। और आज ब्राजील के साथ हम एनर्जी सेक्टर में, सौर ऊर्जा से संबंधित क्षेत्र में काफी कुछ कर रहे हैं। और इसी तरह से आप ऑस्ट्रेलिया की ओर चलें तो वहां पर भी हमने प्रधानमंत्री मॉरिसन के साथ अपने संबंधों का एक नया अध्याय शुरू किया। उनका समोसा प्रेम ट्विटर के माध्यम से आज पूरे विश्व तक पहुंचा और संबंधों की ऊष्मा समोसों के पार हमारे व्यापारिक और सामरिक संबंधों में, हमारे द्विपक्षीय संबंधों में आज स्पष्ट दिखाई देती है और इसमें कहीं ना कहीं मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान है। इसी प्रकार जब आप अमेरिका की ओर चलते हैं तो मोदी जी की वजह से एक बहुत बड़ा परिवर्तन, एक सुखद परिवर्तन जिसका कम से कम मैं बहुत सालों से इंतजार कर रही थी, भारत अमेरिका संबंधों में देखने को मिलता है। दरअसल 1947 के बाद से ही हमने कहीं ना कहीं नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के माध्यम से पूरे विश्व के समक्ष यह संदेश दिया था कि हम न अमेरिका के गुट के साथ हैं, न रशिया के गुट के साथ हैं। उस समय सोवियत रूस होता था, लेकिन कहीं ना कहीं नेहरू जी के नेतृत्व में हमारा देश हर बार सोवियत रूस के साथ खड़ा हुआ दिखाई पड़ता था और इसका नकारात्मक प्रभाव भारत अमेरिका संबंधों पर वर्षों तक पड़ता रहा। तो इस नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदलने की जो उपलब्धि मोदी जी ने अर्जित की है वो अपने आप में ऐतिहासिक है। मैं ये कहूंगी, पिछले वर्ष जब ट्रंप भारत आए तो ट्रंप और मोदी जी जिस तरह से एक मंच पे दो अभिन्न मित्रों की तरह, दो भाइयों की तरह खड़े थे, हमें बहुत गौरव की अनुभूति हुई। वो कहीं ना कहीं यह संदेश था कि भारत एक छोटा मोटा देश नहीं है, वो अमेरिका के साथ अमेरिका की बराबरी से खड़ा है और उतना ही शक्तिवान देश है। तो कहीं ना कहीं भारत अमेरिका संबंधों में जो ऊष्मा आई है, जो एक नया अध्याय शुरू हुआ है, उसका कारण मोदी जी है। जापान और कोरिया जैसे देशों के साथ भी हमारे संबंधों को नई गति प्रदान करने का काम मोदी जी ने किया है। आप खाड़ी देश देख लीजिए, सुदूर पूर्व के देश देख लीजिए, पश्चिमी देश देख लीजिए, लैटिन अमेरिका की ओर चले जाइए, ऑस्ट्रेलिया चले जाइए, न्यूजीलैंड चले जाइए, यूरोप के देश देख लीजिए। आज मोदी जी ने विशेष प्रयास किया है कि भारत के साथ विभिन्न देशों के संबंध सशक्त हो। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया, जापान, कनाडा जैसे देशों के साथ आज हमारे बहुत अच्छे संबंध स्थापित हुए हैं। और वहीं
चीन और पाकिस्तान जैसे शत्रुता का भाव रखने वाले देशों की हरकतों को रोकने के लिए न सिर्फ हमें अपने प्रयासों में इन संबंधों की तरफ से सकारात्मक कहीं ना कहीं सहयोग मिलेगा। आप यदि आज देखें तो यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट के लिए भारत सबसे बड़ा दावेदार बनकर उभरा है। भारत की कई कूटनीतिक उपलब्धियां मैं गिनाने जाऊं तो लंबी फेहरिस्त बनेगी, मोदी जी की वजह से हमें अर्जित हुई है। 2023 में होने वाले G20 के शिखर सम्मेलन की मेजबानी का जिम्मा हमें मिला है। मोदी जी का जो वैश्विक रूप है वो हमारे सामने रखा, अलग अलग जो पॉलिसीज है उसके तहत आज हम लोग देखते हैं कि जैसे कि जो बाइडेन की सरकार आने के बाद लोग ने कहा कि जैसे ट्रंप और हमारे बीच में या मोदी जी के बीच में जो मैत्रीपूर्ण संबंध थे वैसे वो नहीं रहेंगे और शायद बहुत बड़ी दरार पड़ेगी, लेकिन ऐसे दिखाई दे रहा है कि अमेरिका जो है उसको अब भी भारत का एक आधार चाहिए या उसकी मदद चाहिए, उसकी जरूरत होगी, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? जैसा कि मैंने कहा कि जब हम किसी भी देश के साथ द्विपक्षीय या कई देशों के साथ बहुपक्षीय संबंध स्थापित करने की दिशा में काम करते हैं तो कहीं ना कहीं उद्देश्य निहित होते हैं और साथ ही साथ शासक का स्वभाव क्या है वो निहित होता है। तो मोदी जी का जो स्वभाव है वो अपने आप में उसमें बहुत लचीलापन है, सहजता है, सरलता है और वे बड़ी मैं कहूंगी कि सहजता से भारत की विदेश नीति के उद्देश्यों को लेकर आगे बढ़ते हैं और शासकों के साथ बड़े सुंदर और सहज संबंध स्थापित कर पाते हैं। क्योंकि सिर्फ अमेरिका के ही नहीं, आप अन्य जितने मैंने अभी देशों के नाम लिए उनके यदि शासकों की ओर जाएं तो मोदी जी ने कहीं ना कहीं अपने एक मित्रवत संबंध स्थापित किए और इसका कहीं ना कहीं हमने अंजाम देखा कि दोनों देशों के बीच संबंध बेहतर हुआ। तो कई लोग ये कह रहे थे कि अब बाइडेन आए हैं, वे डेमोक्रेट हैं, प्रो लेफ्ट हैं, मोदी जी संभाल नहीं पाएंगे, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं कई मुद्दों पर, जैसे आतंकवाद हुआ, राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा हुआ, पर्यावरण से जुड़े मुद्दे हुए, वहां बाइडेन कहीं ना कहीं मोदी जी के साथ कदम से कदम मिलाते हुए चलते नजर आ रहे हैं। यानी मोदी जी का ये प्रभाव इस तरह से है कि अमेरिका जैसा देश भी आज भले ही वहां का शासन बदल चुका है लेकिन उसको भारत के बिना वो आगे नहीं बढ़ सकते, उनको मदद तो लगेगी। जैसे कि आपने शुरू का जो हमारा पहला मेरा प्रश्न था, उस वक्त जैसे आपने महिला सशक्तिकरण की बात की, तो भारत में एक मोदी जी ने ऐसे बहुत सारे निर्णय लिए जिसके वजह से महिलाओं में एक समाधान या आनंद है कि मोदी जी ने जो निर्णय लिए वो बेहतर साबित हुए उनके लिए। तो क्या कहेंगे उसके बारे में, जिस तरह से 3 तलाक का मुद्दा है या और भी ऐसे जैसे उज्ज्वला योजना है, उसके बारे में उसके तहत उन्होंने एक महिलाओं को एक आधार दिया है, क्या कहेंगे उसके बारे में? महेश जी देखिए, महिला सशक्तिकरण मेरा बहुत प्रिय विषय है और मैं हमेशा कहती हूं कि महिला सशक्तिकरण का अर्थ किसी भी महिला के बाहरी पहनावे में या आउटलुक में परिवर्तन करने से नहीं है। महिला सशक्तिकरण तब होगा जब गांव की एक महिला से लेकर शहर की एक महिला तक, एक छोटी सी बच्ची से लेकर एक बुजुर्ग सीनियर सिटीजन महिला तक आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से सशक्त हो अपना निर्णय लेने के लिए। और इस दिशा में जब मैं देखती हूं तो मोदी जी की बहुत सारी उपलब्धियां और सकारात्मक प्रयास मुझे दिखाई देते हैं। एक तो मैं आपको ये बताऊं कि जब हम विश्व राजनीति पढ़ते हैं तो हम कहीं ना कहीं ये पढ़ते हैं कि पूरे विश्व में जो महिला नेतृत्व है, जो लीडरशिप पोजीशंस हैं पूरे विश्व में, वो सिर्फ 8% है महिलाओं का। लेकिन जब हम भारत के स्तर पर आते हैं तो 2014 के बाद जिस तरह से हर स्तर पर मोदी जी ने नेतृत्व महिलाओं के हाथों में सौंपा है,
तो भारत के स्तर पर यह प्रतिशत 11% के लगभग है और अपने आप में ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अपने मंत्रिमंडल में उन्होंने कितनी महिलाओं को जगह दी, देखिए कितनी महिलाओं को सशक्त किया। तो राष्ट्रीय स्तर पर फिर जब आप आते हैं तो कहीं ना कहीं राज्य के स्तर पर विभिन्न आयोगों के माध्यम से, विभिन्न कमिटियों के माध्यम से और फिर स्थानीय स्तर पर, हर स्तर पर मैं देखती हूं कि मोदी जी ने कुछ ना कुछ सकारात्मक प्रयास किए महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा। और ये प्रयास उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में ही प्रारंभ कर दिए थे और कई उपलब्धियां उन्होंने गुजरात में भी अर्जित की थी। इस पर नहीं जाऊंगी क्योंकि वो एक लंबी लिस्ट है। तो चाहे उज्ज्वला योजना हो, 3 तलाक को खत्म करना हो, जनधन योजना हो, मुद्रा योजना हो, केंद्र द्वारा शुरू की गई हर योजना में महिलाओं को आज प्राथमिकता मिलती है। और मोदी जी का यह प्रयास रहता है कि चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो या हमारी मूलभूत सुविधाओं का क्षेत्र हो, महिलाओं के लिए सशक्तिकरण की दिशा में विशेष प्रयास होने चाहिए और वे होते हैं। तो आप मुद्रा योजना का उदाहरण ले लीजिए। इसकी स्थापना के बाद से यदि आप देखें तो इसमें तकरीबन 25 करोड़ लोग लाभान्वित हुए हैं और उसमें से 70% से अधिक लाभार्थी महिलाएं हैं। और विशेष रूप से समाज के हाशिए के वर्गों से आने वाली, पिछड़े वर्गों से आने वाली महिलाओं को इससे फायदा मिला है। और फिर आप यदि उनके 15 अगस्त 2020 के भाषण को याद करें तो उन्होंने एक महिला केंद्रित शासन मॉडल की बात की और उन्होंने कहा कि महिलाओं के पास भारतीय सेना और भारतीय नौसेना में स्थायी रोजगार का अवसर है। पहले हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भाषण दिया था वो अपने आप में ऐतिहासिक था, स्त्री सशक्तिकरण की दिशा में। आपको याद होगा कि कैसे उन्होंने जन औषधि केंद्रों के माध्यम से लगभग 5 से 6 करोड़ सैनिटरी पैड्स महिलाओं को उपलब्ध कराने की बात की थी। मुझे बहुत गर्व हुआ था, मैंने इस पर लिखा भी था कि हमारे प्रधानमंत्री हम महिलाओं की मूलभूत समस्याओं को समझते हैं। इससे बड़ा मन का जोड़, मन का रिश्ता और क्या होगा कि अपनी माताओं को, अपनी बहनों को उन्होंने सैनिटरी नैपकिन्स जैसी मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने का एक ऐतिहासिक निर्णय लिया, गांव से लेकर शहर तक। हमारे समाज में मासिक धर्म अक्सर एक वर्जित विषय होता है, लेकिन इस पर उन्होंने लाल किले की प्राचीर से बात की और यही अपने आप में महिला सशक्तिकरण का भारत में एक बहुत बड़ा सबूत मैं देखती हूं। फिर महिलाओं को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए मोदी जी ने कई प्रयास किए। उन्होंने कोशिश की कि ग्लास सीलिंग को तोड़ते हुए जो नेतृत्व की पोस्ट्स हैं, जो लीडरशिप पोजीशंस हैं, वो महिलाओं को मिलनी चाहिए और वो उन्होंने दी। तो देश के पहले मासिक धर्म स्वच्छता प्रोटोकॉल को परिभाषित करने से लेकर कहीं ना कहीं जो हमारी मैटरनिटी लीव होती है उसको बढ़ाने तक, फिर एनसीसी में महिलाओं को अधिकतम स्तर तक जोड़ने से लेकर सीमा और तटीय क्षेत्रों में महिलाओं के नेतृत्व को जोड़ने तक, और फिर ट्रिपल तलाक जैसी अमानवीय जो परंपराएं थी उनको रोकने से लेकर तो महिलाओं की शिक्षा की दिशा में, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक पूरा खंड है जो महिलाओं की, ट्रांसजेंडर्स की शिक्षा की दिशा में किए जा रहे कई उपलब्धियों की और कई प्रयासों की बात करता है। मोदी जी के प्रयासों की जितनी सराहना की जाए वो कम है। 2016 में उन्होंने महिला ई हार्ट जैसी योजनाओं का प्रारंभ किया, अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक योजना मुझे नजर आती है। एक बहुभाषीय
ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है ये, जो महिला उद्यमियों को स्वयं सहायता समूहों और एनजीओज के साथ में और सरकार के साथ में जोड़ता है। तो कहीं ना कहीं विज्ञान और प्रौद्योगिकी को से महिला सशक्तिकरण को जोड़ते हुए, डिजिटल माध्यम से उन्हें जोड़ते हुए सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, उनमें जनरल अवेयरनेस क्रिएट की जा रही है, उन्हें कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योरशिप की ओर अग्रसर किया जा रहा है, और ये मोदी जी की बहुत बड़ी उपलब्धि है। वहीं ग्रामीण महिलाओं के विकास कौशल को बढ़ाने के लिए, उन्हें रोजगार के अधिक अवसर प्रदान कराने के लिए, डिजिटल साक्षरता उनमें अधिक से अधिक देने के लिए, उनके स्वास्थ्य और पोषण के अवसरों को अधिकतम बनाने के लिए, उन्हें सशक्त बनाने के कई प्रयास आज मैं होते हुए देख रही हूँ। एक आखिरी सवाल, जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी मन की बात के माध्यम से लोगों से जुड़ते हैं, उसमें वो खुद के मन की बात तो करते हैं, लेकिन हमारे मन की बात भी वो जानना चाहते हैं, और उस एंगल से आप क्या कहेंगी कि किस तरह से ये जो एक नाता उनसे जुड़ गया है, जिसके वजह से वो अलग अलग समस्याएं जान पाते हैं, उसके वजह से फिर अलग अलग पॉलिसीज वो तैयार कर पाते हैं, किस तरह से ये नाता एक सर्वसामान्य लोगों से उनका तैयार होता है? यह कहीं ना कहीं मोदी जी की अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है कि वो जन जन से और एक आम भारतीय से मन से जुड़े हुए हैं। और कौटिल्य के अर्थशास्त्र को जब हम पढ़ते हैं और जब हम राजधर्म को पढ़ते हैं, तो एक राजा का सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है अपनी प्रजा को समझना। और इस दिशा में जब मैं देखती हूं, तो मोदी जी मुझे एक सफल शासक के रूप में नजर आते हैं। क्योंकि महेश जी, आपने ये बहुत सुंदर बिंदु इस चर्चा में जोड़ा, मन की बात के माध्यम से, और वो ऐसे कई अनेक कार्यक्रम भी करते रहते हैं जिसके माध्यम से वे अलग अलग क्षेत्रों से और अपनी माताओं बहनों से साक्षात जुड़कर संवाद करते हैं, उनकी समस्याओं को जानने का प्रयास करते हैं, नई योजनाओं के बारे में उन्हें बताते हैं, और फिर वे उसका लाभ ले सकें, वे कहीं ना कहीं इस चीज को भी फॉलो करते हैं। तो ये एक शासक का मुख्य धर्म है। और जब ये कनेक्टेडनेस, जब मन का ये रिश्ता एक शासक और उसकी प्रजा के बीच में स्थापित हो जाता है, तो निश्चित तौर पर राष्ट्र प्रगति की नए सोपानों को छूता है। और शायद यही कारण है कि अंदर, भारत के अंदर ग्रास रूट लेवल पर जो मोदी जी जाकर के काम करते हैं और प्रयास करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका फल हमको फिर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखने को मिलता है। निश्चित तौर पर एक प्रजा का ख्याल रखने वाला, प्रजा की मन की बात जानने वाला नेता आज हमें मिला है, और इसके वजह से आज हम लोग देख रहे हैं कि भारत का नाम जो है वो पूरी दुनिया में एक भारत का जो दबदबा है एक बन पाया है, ऐसे हम कह सकते हैं। अंशु जी, आपने बहुत बढ़िया जानकारी दी, और मोदी जी का जो एक स्वरूप है ये पूरी दुनिया में जो आज बना है वो हमारे सामने रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज इतने सुंदर विषय पर मुझे चर्चा के लिए आमंत्रित किया, और आज मैं अपने मन की बात आप सभी के साथ साझा कर पाई। महेश जी, आपको तथा न्यूज डंका टीम को इसके लिए मेरा हृदय से धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद, धन्यवाद।